नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे सरकारी शिक्षा वर्सेस प्राइवेट स्कूल। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों से बच्चों का पलायन हमेशा से ही एक बड़ी और संवेदनशील मुद्दा रहा है, जहां पर 22 साल के उत्तराखंड में कई सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन कोई भी समस्या का हल नहीं निकाल पाई है। सरकारी स्कूलों में छात्रों को अच्छी शिक्षा और सुविधा देने का दावा धरातल पर नहीं दिखा है और यही वजह है कि छात्रों को सरकारी स्कूल से मोह भंग होता चला जा रहा है। और इसकी तस्दीक खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक शैक्षिक चिंतन शिविर में चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों को इस दिशा में बेहतर काम करने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन क्या कारण थे कि राज्य गठन के बाद से लगातार स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है? आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश से अलग 2000 में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। उत्तराखंड निर्माण का उद्देश्य यही था कि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जिससे प्रदेश के साथ साथ देश का भविष्य भी संवरेगा। लेकिन जैसे जैसे उत्तराखंड जवान होता गया, यहाँ सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर होने के बजाय गिरता चला गया। वहीं इसका परिणाम ये हुआ कि कुमाऊं और गढ़वाल के साथ पहाड़ी जिलों के सरकारी स्कूलों से पिछले 4 सालों में लगभग 59,345 छात्रों की संख्या घट गई और लगातार सरकारी स्कूलों से घटती बच्चों की संख्या कहीं न कहीं चिंता का विषय है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस विषय में चिंता जाहिर की है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों को इस विषय में उचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पूर्व में भी कई मुख्यमंत्रियों द्वारा इस क्षेत्र में अधिकारियों को फटकार लगाई गई थी। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स का कहना है कि प्रदेश सरकार इस विषय में बेहतर काम कर रही है और प्रदेश के भविष्य को कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए, इसके लिए हमारे युवा मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है। तो ये स्पष्ट करता है कि हमारी सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है। युवा मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति को उत्तराखंड में जल्द लागू करने की बात कही है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम 10 जुलाई से 5000 बाल वाटिकाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। उत्तराखंड पहले से भी एजुकेशन हब रहा है और इस एजुकेशन के लाइन को और बेहतर कैसे बनाया जाए, कैसे अपने स्कूलों को देश का नंबर 1 स्कूल बनाया जाए, कैसे देश के भविष्य को बेहतर शिक्षा दी जाए, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है। और मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि उत्तराखंड दोबारा से एजुकेशन हब के रूप में निखर के आएगा। हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है उसे CBSE पैटर्न के साथ हम जोड़ चुके हैं। हम उस बहुत तेजी के साथ पॉजिटिव लाइंस पे आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त एजुकेशन में उत्तराखंड देश का नंबर 1 स्टेट बनेगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीप बोहरा ने प्रदेश सरकार पर वार करते हुए कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि शिक्षा के लिए बच्चे तरस रहे हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में स्कूलों का बुरा हाल है। स्कूलों की इमारत जर्जर है, शिक्षक स्कूलों में नहीं है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा का बुरा हाल कर दिया है। बड़ा दुर्भाग्य है आज उत्तराखंड का। आज बच्चे स्कूल को तरस रहे हैं, जर्जर हालत में स्कूल हो गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में और बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। सरकार सोई हुई है, शिक्षा विभाग सोया हुआ है। हमें समझ नहीं आता कि कब तक तुष्टीकरण करके ये राजनीति में अपनी सत्ता हासिल करेंगे, लेकिन विकास के मुद्दे पे हम इतना क्यों उत्तराखंड पिछड़ता जा रहा है इस सरकार की वजह से। आज 5वीं तक कक्षा है तो 1 टीचर है, 5 बच्चे हैं तो 1 भी टीचर नहीं है। स्कूल के हालात ऐसे हैं, बरसात का मौसम है, टिप टिप करके लेंटर का पानी निकल रहा है और आज तक उसपे सफेदी नहीं हुई। स्कूल के लिए बच्चों के लिए ड्रेसेस नहीं है, किताबें नहीं है, पेंसिल नहीं है।
जहां एक तरफ सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है तो वहीं प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों में परिजन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को इस दिशा में बेहतर करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन निर्देशों पर कितना अमल किया जाता है। के न्यूज़ इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। और आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ा है। सबसे पहले आपको हम उनसे रूबरू करवाते हैं। आज हमारे साथ में सत्यवीर चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही राजेंद्र चौधरी जी आज हमारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, और राजू मौर्य आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में जुड़ेंगे। थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, पीसी थपलियाल यूकेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, और नरेंद्र सेठी जी आज हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का आज की हमारी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्यवीर चौहान जी के साथ करना चाहेंगे। सत्यवीर जी, मूलभूत सुविधाएं देने की बात कही गई थी जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, और शिक्षा मुझे लगता है उनमें से सबसे जरूरी चीजों में से एक है जो किसी भी देश, किसी भी प्रदेश और किसी भी परिवार के आगे बढ़ने के लिए सबसे अहम चीज होती है। और ऐसे में अगर शिक्षा का स्तर गिरेगा तो प्रदेश या राज्य या परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? दर्शकों को प्रणाम। शिक्षा से जुड़ा हुआ जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक आपने लिया है, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और उत्तराखंड को जिस गति से इस ओर बढ़ना चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों में वो बीड़ा उठाया है। जो दशकों से हम दंश झेल रहे हैं कि पहाड़ों में किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था सुधरे, और क्योंकि ये आपने जिस प्रकार से आपने इंगित भी किया आपने उसमें कि शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिससे कि हम अपने आने वाले जीवन को क्या दिशा दे सकते हैं वो इससे निर्धारित होता है। और वास्तव में इससे हमें कोई वो नहीं लेना क्रेडिट कि भाई अभी शिक्षा व्यवस्था जो पहाड़ों में होनी चाहिए थी उस स्तर पर नहीं है। फिर भी मुख्यमंत्री जी ने जो एक मुख्य सेवक होने के नाते जो पीड़ा को व्यक्त किया है और उसको आने वाले समय में जिस प्रकार से हम अच्छा कर सकते हैं उस और हम एक महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। और जिस प्रकार से हमने इस सरकार में कहा भी है कि और निरंतर हमारा एक भाव रहा है, सेवा सुशासन, गरीब कल्याण और एकात्म मानवभाव और अंत्योदय के जो विचार है उसको बिना शिक्षा के पूर्ण नहीं हो सकता। उसी और हमारे मुख्यमंत्री जी अग्रसर। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो उसके रूल्स और नॉर्म्स जो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं कि 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, आने वाली शिक्षा पे आने वाले समय पे ये बंदिशें भी लगेगी और इसको पूर्ण करना होगा। और समय समय पर मुख्यमंत्री जी हर विषय को गंभीरता से लेते हैं। उसी का परिणाम है कि उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आके इस प्रकार से कहा कि अभी उत्तराखंड में पहाड़ों में शिक्षा की व्यवस्था जिस स्तर पर होनी चाहिए, जो मानक होने चाहिए, वो अभी पूर्ण रूप से नहीं है। नहीं तो क्या वजह है सत्यवीर जी कि भाई पूर्ण रूप से अब तक नहीं है? मैंने कहा ना कि सबसे अहम चीजों में से एक है, क्योंकि शिक्षा सबसे अहम चीजों में से एक है। उसके बावजूद सरकारी स्कूलों में जो छात्रों की संख्या है वो लगातार घटती जा रही है। इसमें पिछले 5 साल से आपकी ही सरकार थी, आपके ही मुख्यमंत्री थे, क्यों इन 5 सालों में शिक्षा पर विस्तृत रूप से काम नहीं हुआ? ठीक है, पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को कह दिया, उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए मान लिया कि हाँ उस लेवल की शिक्षा नहीं है। तो यानी क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को अब रेडीमेड एक बात मिल गई है, एक बहाना मिल गया इस सवाल से बचने का कि भाई शिक्षा स्तर पर हम कह रहे हैं कि हम काम करेंगे? नहीं गरिमा जी, हाँ। नहीं गरिमा जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा जैसे आपने इंगित किया कि भाई पिछले 5 सालों में भी हमने काम किया, मगर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि पहाड़ों की जो देखो इस राज्य का बनना मुख्यतः कारण क्या था कि कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उससे था, जिसमें कि 2 चीजें आप कह सकते हो कि रोडों के उसमें हमने काफी अच्छा काम किया है। दूसरा ये था कि रोजगार के क्षेत्र में भी हम निरंतर ठीक है सत्यवीर जी, वैसे तो मुझे अब बाकी के मेहमानों के पास जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल आपसे ही और कर देती हूँ, उसके बाद राजेंद्र जी के पास जाएंगे। ये बताइए, अभी दूसरा कार्यकाल है इस बार 2.0 धामी 2.0 सरकार है। इन 100 दिनों के कार्यकाल का आप पूरा कर चुके हैं धामी जी, और आप लोगों ने तो लेखा जोखा भी पेश कर दिया। इन 100 दिनों में शिक्षा के लिए आपने क्या किया है? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस विषय में, हमारे शिक्षा मंत्री जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुरूप काम करने के लिए निरंतर बैठकें कर रहे हैं, और वो आने वाले समय में आपको दिखेगा जिस प्रकार से वो शिक्षा नीति जब धरातल पे आएगी तो इस प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया जाएगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा इसी विषय में कि पहले एक मूलभूत आवश्यकता होती थी स्वास्थ्य की,
मैंने आपके डिबेट में ही बोला था, प्रमुखता अखबारों में भी छापा है। पहाड़ों में एक ऐसी स्थिति हो गई है कि आज की डेट में डॉक्टर वहां लिमिट से ज्यादा हो गए। कुछ ऐसे जिले हैं, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, ये ऐसे जिले हैं, चमोली, कि यहाँ पर जो लिमिट है उससे भी ज्यादा डॉक्टर हो गए। आने वाले समय में इस प्रॉब्लम की मैं एड्रेस कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, हमारे साथ में और भी मेहमान हैं, लगातार बने हुए हैं। अब हम चलते हैं थपलियाल साहब के पास चलते हैं। थपलियाल साहब, अभी आपने सुना यहाँ पर सत्यवीर जी कह रहे हैं कि मैंने उनसे एक सवाल ये भी किया कि इन 100 दिनों के कार्यकाल में आखिर शिक्षा के लिए क्या किया गया है, तो उन्होंने कहा कि वो नई शिक्षा नीति पर काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि नई शिक्षा नीति बनाने से, ये सारी चीजें एज ए इवेंट मनाने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि असल में जिन चीजों पर काम होना चाहिए था, मुझे लगता है वो तो दरकिनार कर दी जाती हैं। ये पहली कैबिनेट की बैठक में यूसीसी पर बात करने लगते हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कहां नजर आता है? देखो, हमारी उत्तराखंड की सरकार की विशेषता है, मोदी जी के दिमाग में जो पैदा होता है वो एकदम से यहाँ पे उसकी गूंज सुनाई देती है, देर नहीं लगती। उनके दिमाग में आया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जो कि स्टेट का काम भी नहीं है, उछल के बोल दिया कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टार्ट करेंगे, एक कमेटी बन गई। अभी अभी मोदी जी के दिमाग में आया कि साहब वो करेंगे हम अग्निवीर, तो यहाँ का मुख्यमंत्री उछल उछल के बोलने लग गए कि वेरी गुड, नाइस, ताली बजाने लग गए। ये नहीं देखा कि यहाँ के पहाड़ के युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। अब तीसरी चीज, इन्होंने हाल में ही वहां शुरू नहीं हुआ नई शिक्षा नीति, और नई शिक्षा नीति उत्तराखंड ने स्टार्ट कर दी। अब नई शिक्षा नीति, अब वो जो शिक्षा मंत्री है बेचारा, वो कंफ्यूज है, वो क्या कर रहे थे इनको भी नहीं मालूम, प्रवक्ता जी को। उनकी जो नीति थी वो वहां पे पहाड़ों में जगह दे रहे थे अंग्रेजी स्कूलों के लिए। अंग्रेजी स्कूल यहाँ वो देखो वो गलत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो पलायन हो रहा है, सबके सब बूढ़े रह रहे हैं गांव में, और हमारी जो महिला, हम फौजी बॉर्डर पे हैं, और महिला हमारी कोटद्वार, रामनगर, देहरादून में, भाई क्यों जा रहे हो? बच्चे पढ़ाने जा रहे हो वहां। और प्रॉब्लम देखते हुए इस बेचारे धन सिंह जी के दिमाग में आया कि चलो वहां पे अंग्रेजी स्कूल पैदा करो। अब अचानक कहां से बजर पड़ गया नई शिक्षा नीति। अब वो घबरा रहा कि नई शिक्षा नीति है क्या? नई शिक्षा नीति है क्या? ये 100 चीजें, जैसे हर चीज को एक जो अंदर देखोगे तो कुछ नहीं होगा, खोखला होगा, लेकिन इनके जो शब्द हैं, जो इनकी पॉलिसिंग है, वो सब इंटरेस्ट पैदा करती है। जैसे कि उत्तराखंड में आज ही नई चीज माननीय हमारे युवा मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री करने जा रहा है। हमें मालूम है कि राज्य बनने के बाद आज के जो सांसद है वो पहला शिक्षा मंत्री बना, उसे ABCD नहीं मालूम थी कि कैसे शिक्षा नीति बनानी है। उसके बाद तिवारी जी चुनी हुई सरकार आई, बहुत बुजुर्ग भंडारी जी, जो हमारे भंडारी थे, वो शिक्षा मंत्री बने, नरेंद्र भंडारी, बुजुर्ग व्यक्तित्व, बिल्कुल जामवंती सोच। उन्होंने यहाँ पे CBSE का सिलेबस लगाया हमारे उत्तराखंड के स्कूलों में। उसके बावजूद भी जब कामयाब नहीं हुआ CBSE का बोर्ड जो था, क्योंकि यहाँ के बोर्ड को खत्म कर, उन्होंने कहा जी CBSE का बोर्ड, सेंट्रल स्कूल की जो CBSE बोर्ड है उसकी तरफ लोगों का बहुत बड़ा रुझान होता है, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। यहाँ पे हमारी जो शिक्षा जो स्कूल है वो हमारे से ज्यादा कामयाब गुरुराम राय स्कूल है, और गुरुराम राय से कामयाब अंग्रेजी स्कूल है। अब इन तीन चीजों में बटा हुआ उत्तराखंड की शिक्षा, सबसे गरीब मजदूर का बच्चा आज हमारे सरकारी स्कूलों में जा रहा है। वो देहरादून में भी आप जाओगे, जो बीच शहर में यहाँ पे ये जो स्कूल है, तो गरीब का बच्चा, अब जो गरीब से थोड़ा सा अच्छा है, वो उसका बच्चा गुरुराम राय में जा रहा है, और बाकी जो अमीरों के बच्चे वो ठीक है। यानी बेसिकली मैंने जो सवाल आपसे किया था ना थपलियाल साहब की, ये इवेंट के तौर पर हर चीज को पेश कर देते, 100 दिनों के कार्यकाल में इन्होंने दिखा दिया कि हमने बड़ी बड़ी चीजें की, लेकिन असल में वहां पर कुछ चीजें नजर नहीं आती हैं। ठीक है, राजेंद्र चौधरी जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको जोड़ लेते हैं। थपलियाल साहब आपके पास वापस लौटेंगे। राजेंद्र जी, अभी आपने सत्यवीर जी को सुना होगा, मुझे सबसे अहम यहाँ पर ये लगी उनकी बात कि 100 दिनों में उन्होंने कहा कि हमने नई शिक्षा नीति पर काम किया है, पहले पुरानी को पूरा कर लेते कुछ तो, क्योंकि लगातार जो आंकड़ा है वो कम होता जा रहा है। उसके बाद भी अगर सरकारी स्कूलों का ये हाल रहा तो आखिर शिक्षा जो सबसे अहम चीजों में से कही जाती है, उस पर क्या काम कर रहे हैं आप?
सबसे पहले तो गरिमा, मैं के न्यूज का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस राज्य के और इस देश का जो भविष्य है, हाँ, जो बच्चे हैं, बिल्कुल। उनके बारे में चिंता व्यक्त की। इसके लिए आप पूरे चैनल को और सभी साथियों को धन्यवाद। जी। दरअसल समस्या क्या है कि जहां विजन का अभाव होता है, जहां नीतियों का अभाव होता है, वहां ऐसा होना ही है। अभी तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं हुई, अभी और ज्यादा खराब हुई। उसके पीछे 3 कारण। पहला कारण है कि गुजरात राज्य ने, क्योंकि भाजपा में गुजरात मॉडल को ये सर्वोपरि मानते हैं। गुजरात में प्राइमरी एजुकेशन को उन्होंने लगभग समाप्त कर दिया है और वो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन तो उनका स्ट्रेस है। पहला मूल कारण है ये। दूसरा कारण है कि इन्होंने अभी जो हमारा शिक्षा का जो बजट है, वो शिक्षा के बजट में इन्होंने कोई बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि शायद 40 या 50 करोड़ रुपए इन्होंने कम कर दी। मैं मानता हूं एस्टेब्लिशमेंट का काम पूरा हो गया, लेकिन सवाल ये है कि आपने स्कूल बनाए, आपने अध्यापक नियुक्त किए, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी क्लास ऑफ एजुकेशन को कौन देखेगा? तमाम जो उच्चाधिकारी हैं शिक्षा विभाग में, उनके ऊपर ट्रांसफर और पोस्टिंग का ही इतना ज्यादा दबाव है कि वो काम ही नहीं कर रहे। तीसरी चीज क्या होगी कि जो ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल हैं, उनमें ग्राम पंचायतों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप। ग्राम पंचायत और हेडमास्टर वो बच्चों का जो राशन है, जो वहां विकास की राशि है, वो उसे ठिकाने लगाने में व्यस्त है। इसलिए एजुकेशन का जो पैटर्न है वो बहुत खराब है। और अगर किसी बच्चे की प्राइमरी होगी गरिमा, बिल्कुल, तो उसकी हायर एजुकेशन स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। ये शिक्षा का सिद्धांत है। जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो हायर एजुकेशन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। और हमारे बीच में बहुत विद्वान वो बैठे हैं, सेठी साहब। सेठी साहब, उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, अफलियाल जी भी हैं, उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं हमारे यहाँ। और सुदूर क्षेत्रों के टिहरी, उत्तरकाशी और चंपावत, वहां के बच्चों में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रतिभाएं हैं। लेकिन निकम्मे ने इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर दिया। ठीक है। मास्टरों को कभी गिनती पे लगाया जाता है, माफ करना, मैं 1 सेकंड लूंगा। हाँ। जो टीचर्स हैं उन्हें जनगणना में लगाया जाता है, उनके इलेक्शन में लगाया जाता है, उन्हें वोट बनाने का भी काम उन्हीं का है। और ये तो अभी आंगनबाड़ी में जो छोटे बच्चे थे, उनका जो मानदेय है वो अभी पिछले वर्ष बढ़ा है। वरना आंगनबाड़ी का भी जो पूरा जो सिस्टम, थॉट ऑफ द सिस्टम था, वो था पश्चिमी देशों की तरह छोटे बच्चों का लालन पालन, उनका कुपोषण भी दूर हो। तो इस सारी व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। भाजपा का एक मॉडल है जिसका नाम है गुजरात मॉडल, और उसका फोकस है प्राइवेट एजुकेशन। अच्छा। आप देखिए, जो बच्चा 2nd क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ना वो हिंदी में अच्छा है, ना वो अंग्रेजी में अच्छा है। और आप कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे को देखिए, 2nd क्लास का बच्चा, उसके IQ में और सरकारी स्कूल के बच्चे में जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल 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 राजेंद्र जी, मैं आपके इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि देखिए, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बच्चों का अगर आकलन कर लें या उनके बीच में हम इस तरह का कोई मुकाबला कराएं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकारी स्कूल का बच्चा पीछे बैठता है। इसकी वजह क्या है? हालांकि आगे मैं आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि आप भी उत्तराखंड में, आपकी पार्टी सत्ता में रही है, उनकी ओर से शिक्षा के लिए क्या किया गया? ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड की शिक्षा का स्तर आज ही गिर गया है। इस पर जवाब लेंगे आपसे, लेकिन अगली बारी में। फिलहाल और मेहमान हैं, उनको जोड़ते हैं। राजू मौर्य जी के पास चलते हैं, उसके बाद सेठी साहब के पास जाएंगे। राजू जी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत सारे न सिर्फ वोट बटोरे, बल्कि जनता का दिल भी जीता। उसने शिक्षा के स्तर को ऊपर लेकर गए। आपने बहुत कोशिश की थी उस मॉडल को, दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में दिखाने की, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने उसे नकार दिया, क्योंकि शायद अभी आप उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाश नहीं पाए हैं। क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड का शिक्षा का स्तर जो गिर रहा है, इसका जिम्मेदार फिलहाल आप किसे मानते हैं? क्योंकि सिर्फ 2 पार्टियां हैं जो अब तक उत्तराखंड में सत्ता में रही हैं, कांग्रेस और बीजेपी। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा
क्योंकि मेरा हर डिबेट में, चाहे वो डिबेट विषय कोई भी हो, लेकिन मैं शिक्षा और स्वास्थ्य को उसमें जरूर लेके आता हूँ। और ये मैं तो सभी से कहूंगा कि ये राजनीति करने का विषय नहीं है, राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है। देखिए, अगर इस बदहाली की जिम्मेदार अगर हम कहते हैं कि कौन होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अगर सरकार रही है तो दोनों बराबर के जिम्मेदार है, क्योंकि दोनों को बराबर समय मिला है उत्तराखंड राज्य में इस बदहाली को सुधारने का। आप देखिए कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके पास तो विकल्प भी नहीं है। यानी अगर आप तराई क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ कम से कम मैं कहता हूं कि अगर आदमी 10,000 रुपए भी कमा रहा है, 8,000 भी कमा रहा है, तो वो अपना पेट काट करके वो सरकारी स्कूल में न डालकर अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल रहा है, चाहे वो छोटा सा प्राइवेट स्कूल हो, लेकिन वो उसका पहला प्रयास ये होता है कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकूं। जैसा कि थपलियाल जी ने भी कहा कि पिता तो उसका फौज में होता है, गांव में बुजुर्ग लोग होते हैं, और महिला क्यों शहर में रह रही होती है, चाहे वो किराए पर रह रही होती है या फिर वो एक लोन लेकर के अपना छोटा सा मकान बना लेते हैं, आशियाना बना लेते हैं देहरादून या कहीं भी तराई क्षेत्र में। उसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक एक ही होता है कि हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में अच्छे स्कूल नहीं है। अब जब बात होती है अच्छे स्कूल बनाने की, जब बात होती है अच्छी एजुकेशन पैटर्न को लागू करने की, मैं आपको बता दूं, मैं अभी 2 दिन पहले की बात है, गुजरात से तब एक पूरी टीम आई, और गुजराती क्या पूरे देश के तमाम राज्यों से लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर हमने एजुकेशन पैटर्न पर काम किया, एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारा। ये एक दिन का काम नहीं है, किसी के लिए भी एक दिन का काम नहीं है, लेकिन अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है, अगर किसी के पास में एक सक्सेस फॉर्मूला है, इसमें मैं कहता हूं कि सरकार जनता की होती है। सरकार ये नहीं कहेंगे आपकी आम आदमी पार्टी की है या भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस की है। सरकार जनता की होती है। जब कोई मंत्री बनता है ना, तो पार्टी का झंडा नहीं लगता उसकी गाड़ी पर, उसकी गाड़ी पर राष्ट्र ध्वज लगता है, और उस राष्ट्र ध्वज के सम्मान की रक्षा करने के लिए हमको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब समय है, अब अभी भी समय है ना, अब 5 साल का पूरा समय है, तो क्यों ना इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था को हम अच्छा करें। अगर दिल्ली के अंदर 2.5 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल से निकाल करके लोग दाखिला करा सकते हैं, तो उत्तराखंड में ऐसा दिन क्यों ना आए, और आएगा। और अगर ऐसे शिक्षा नीति या ऐसी पॉलिसीज पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी, तो मैं बार बार बोलता हूं, करेंगे तो पीठ तो इनकी थपथपाएंगे। भाई, जनता के बीच हम विकल्प बन के, आज ठीक है जनता ने जितना वोट दिया, जितना प्यार दिया, हम उसका धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम तो फिर जाएंगे ना। और अगर आप ये अच्छा काम करेंगे, आप कीजिए ना। ठीक है, यानी आप भी यही कह रहे हैं ना कि भाई बेहतर शिक्षा नीति जो है वो हो और शिक्षा का स्तर उठाया जाए। ठीक है, सेठी साहब के पास चलते हैं। सेठी साहब, बड़े कम शब्दों में आपसे सवाल करूंगी मैं। आप लगातार इस सभी चर्चा को हमारी सुनी रहे, सभी प्रवक्ताओं ने जो कहा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे भाव को समझेंगे। सवाल यही है कि ऐसे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? गरिमा, सबसे पहले तो के न्यूज चैनल को और पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने ये, और उसके बाद के न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया कि शिक्षा की ओर ध्यान गया है, और वो भी नौनिहालों से लेके युवाओं तक किस तरीके से आम आदमी पार्टी आज तीसरी में सत्तासीन है, तो मुझे लगता है कि गांव की तरफ ये में और करने में बहुत अंतर होता है। और जो धरातल पे होता है, हम अगर यहाँ के सिर्फ शहरी क्षेत्रों को छोड़ दें, कि हम अगर देहरादून को, हरिद्वार को, इनको छोड़ दें,
है, मुझे लगता है कि लेकिन राजनीतिक पार्टियों सवाल तो जरूर है, मुझे लगता है इस बात से आप सब सहमत होंगे, क्योंकि शिक्षा का स्तर कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे आ रहा है, इसके जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आती जाती रही हैं। इसको लेकर हम राजेंद्र जी से सवाल करें कि पहले एक छोटे के पर रोक रहे, कहीं बच जाएगा देवभूमि के दंगल में हमारी ये चर्चा। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। योजनाओं को किया आसान, समस्याओं का मिला निदान, बात कहनी हुई आसान, सपनों को है मिली उड़ान, छूना है अब आसमान, सही हाथों में आई है डोर, बढ़ रहे हम विकास की ओर, उठ रहे हैं कदम हर ओर, बढ़ रहे हम विकास की ओर, अब राहें हुई आसान, मंजिलों तक पहुँचे निशान, हौसलों में अब आई जान, मुश्किलों को मिला समाधान, सही हाथों में आई है डोर, बढ़ रहे हम विकास की ओर, उठ रहे हैं कदम हर ओर, बढ़ रहे हम विकास की ओर। 100 दिन विकास के, समर्पण और प्रयास के। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए लहू लुहान कारते परवान इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और पेगासस अ वेपन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल को लेकर हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि गिरते सरकारी स्कूलों के शिक्षा के स्तर को लेकर अब चिंता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जाहिर कर दी है। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ में लगातार मौजूद हैं। राजेंद्र चौधरी जी के पास में चलते हैं। राजेंद्र जी, अभी आपने शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन सबसे अहम सवाल मुझे ये लगता है कि शिक्षा का स्तर अभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। जब वो सत्ता में आती है तो आपके पास पावर होता है, आप चाहें तो शिक्षा,
स्वास्थ्य, इन सभी सुविधाओं को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए राजनीति भले ना हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों से सवाल जरूर होने चाहिए। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी से आपको नहीं लगता कि गलतियां हुई, क्योंकि सिर्फ 2 ही ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने उत्तराखंड में राज किया है, तो फिर कांग्रेस पार्टी से सवाल क्यों ना किया जाए? नहीं, बिल्कुल किया जाना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब राजनीतिक पार्टियां सत्ता चलाती हैं तो जवाब भी उन्हें ही देना होगा। और यही लोकतंत्र की विशेषता है। गरिमा, उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा प्राइमरी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों की जो स्थापना है वो कांग्रेस के समय में हुई, अधिकतर एनडी तिवारी जी की सरकार। अच्छा, मैं ये भी मानता हूँ क्योंकि वो उत्तराखंड का स्थायित्व का समय था, स्थापना का समय था, तो उस समय काम होना भी ज्यादा था। मैं इस चीज से कतई सहमत हूँ। लेकिन एजुकेशन पे जितना फोकस कांग्रेस ने किया है पिछले 70 सालों में किसी ने नहीं किया। एम्स बनाया कांग्रेस ने, और प्राइमरी एजुकेशन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय पूरे देश में बने, हर जिले में एक। उसके बाद 2004 में केंद्र की सरकार ने कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना की, प्रत्येक जिले में एक। और तिवारी जी के समय हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों की स्थापना है जिनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लगभग प्राइवेट स्कूलों जैसा ही। ये सवाल जो आपने किया, ये आपको सवाल करना चाहिए भाजपा के लोगों से। अच्छा, कि क्यों इनकी, जब 2015-16 में हम 11.5 लाख बच्चों को प्राइमरी स्कूल में छोड़ के गए थे, तो सिर्फ 2 ही साल में 2019 तक 1.5 लाख क्यों कम हो गए? क्यों 5000 के करीब जो है स्कूल क्यों बंद हो गए? हमारे जो प्रवक्ता साथी बैठे हैं, मेरा पूरा यकीन है इन्हें शायद पता भी ना हो कि उत्तराखंड राज्य में कितने प्राइमरी, बेसिक और हाई स्कूल के सरकारी विद्यालय। राजेंद्र जी, अभी आपने कहा कि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है। राजेंद्र जी, अभी आपने पहले जवाब में कहा था कि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अभी आप खुद कह रहे हैं कि सवाल भाजपा से होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, हम इनसे कर रहे हैं ना सवाल। मैंने शुरुआत ही डिबेट की सत्यवीर जी के साथ की, और हमेशा मेरा ये रहता है कि जो सत्ता में होते हैं मैं उनसे सबसे पहले सवाल करती हूँ और सबसे ज्यादा सवाल करती हूँ, क्योंकि जवाब भाई उनका देना बनता है। अभी आप वही चीज कह रहे हैं। गरिमा, जब एज ए कांग्रेसमैन मेरे से पूछा जाएगा क्या राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना नहीं हुई? स्थापना हुई तो, लेकिन शिक्षा का स्तर क्यों गिरता गया? हमने संख्या को लेकर तो आज बात ही नहीं की, हम तो स्तर को लेकर बात कर रहे हैं। जो सरकारी स्कूल है इनमें इनके बच्चों से जब जाकर हमारे रिपोर्टर्स सवाल करते हैं ना, तो इनको अपने खुद के नाम की स्पेलिंग तक पता नहीं होती है। कक्षा 7 और 8 के बच्चों का हाल मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे बच्चे आखिर कैसे देश का नाम रोशन करेंगे? उसमें गलती उन बच्चों की नहीं है। जो डिबेट किया है, जो चर्चा आप कर रही हैं, हाँ जी, के न्यूज चैनल पे जो चर्चा हो रही है, वो बच्चों के भविष्य के प्रति आप लोग चिंतित हैं। मैंने तो आपका धन्यवाद दिया, लेकिन सवाल यह है कि उसकी कंप्लायंस और उसकी मॉनिटरिंग करेगा कौन? क्या के न्यूज करेगी? क्या कांग्रेस करेगी? विपक्ष? सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके हाथ में व्यवस्था है। इसे मजबूत करना, इसे सुदृढ़ करना। हम यही कह रहे हैं राजेंद्र जी, हमने यही कहा। मैं कब कह रही हूँ कि अभी आपके हाथ में जिम्मेदारी है, लेकिन ये शिक्षा का स्तर जो है वो लगातार गिरा है। 5 सालों के पहले आप थे ना, हरीश रावत जी भी मुख्यमंत्री थे, तब क्या कर दिया गया? मैं वो कह रही हूँ आपसे। हाँ, जब टीचर पढ़ा ही नहीं रहा है, ज्यादातर जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो स्कूल हैं वहाँ 3-3, 4-4 अध्यापक नियुक्त हैं। उन्होंने चक्र बना लिया कि 10 दिन मैं अपने घर रहूंगा, 10 दिन ये रहेंगे, 10 दिन ये रहेंगे, और एप्लीकेशन दे के जाते हैं। अगर बाई चांस कोई ब्लॉक का शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी चला गया तो उस पर डेट डाली, साहब वो तो छुट्टी चले गए, उन्होंने तो CL ले ली। इस सिस्टम का दुरुपयोग हो रहा है, बच्चों के साथ के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में ई अटेंडेंस हो,
हर स्कूल में सीसीटीवी लगे और इनका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग। जब आपकी सरकार थी इन सारी बातों में से आपने कितनी चीजें लागू कर दी थी? मैं ये जानना चाहती हूँ, कुछ तो बता दीजिए कि आपने क्या क्या लागू किया था। मेरा मकसद यही है, अभी आपसे सवाल करने का मेरा मकसद ये, अभी आपने पहले जवाब में कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप बताइए ना कि आपने क्या किया था। हम सत्यवीर जी से सवाल कर लेंगे, इसके बाद उनके पास ही जाएंगे, उनसे ले लेंगे जवाब कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया, सब कुछ जानेंगे। लेकिन हम चाहते हैं ना, क्योंकि आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सत्ता में रहे हैं, आपकी पार्टी रही है सत्ता में, आपने क्या किया आज वो भी बता दीजिए। ये तो आंकड़े जो हैं, मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ हमने क्या काम किया। अच्छा, एक काम हमने जरूर नहीं किया, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि काम का हमने प्रचार प्रसार। चौधरी साहब, मैं आपको बीच में इंटरवीन करना चाहूंगा एक बात पे। चौधरी साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में, जैसे ही राजू मौर्य जी ने कहा, आपने कहा, तो थपलियाल साहब बता रहे थे, डिबेट हम लोग अगर केवल केंद्रित रखें कि हमने शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाना है सुझावात्मक तरीके से, अब कांग्रेस ने क्या किया और भाजपा ने क्या किया, अगर इसी में रह जाएंगे तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सेठी साहब। देखिए, हम भी इसीलिए आज की इस चर्चा को लेकर आए हैं ताकि उत्तराखंड में जो बच्चे हैं उनका भविष्य आगे बेहतर हो सके, सुनहरा हो सके, और इसी के लिए इस डिबेट को आज हमने यहाँ पर रखा है। हाँ, जल्दी से राजेंद्र, जल्दी से बढ़ेंगे आगे। गरिमा, सबसे पहले सेठी साहब और तमाम हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, सबसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें जो शिक्षक नियुक्त करने हैं उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करना होगा। अच्छा। जब एक योग्य टीचर रहेगा तो वो बच्चों को ढंग से पढ़ाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं उन्हें हमें ज्यादा अधिकार देने होंगे। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो ग्राम पंचायत स्तर पे है उसे प्रॉपर मॉनिटर करना होगा। ठीक है, मेरा तो यही सुझाव। ठीक है, तो बढ़िया सुझाव आपने दिया है। भारतीय जनता पार्टी से सत्यवीर जी आपने सुन लिया होगा, राजेंद्र जी के कुछ सुझाव हैं। आपकी नई शिक्षा नीति को, अभी आपने कहा कि हम नई शिक्षा नीति पर हमारे शिक्षा मंत्री जी काम कर रहे हैं और शिक्षा के स्तर को हम बिल्कुल आसमान तक लेकर चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक हो, लेकिन नई शिक्षा नीति में आपकी क्या शामिल है, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अगर बता सके हमारे दर्शकों को। तो पहले तो मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ गरिमा जी, फिर आपका बात का जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर शिक्षा के क्षेत्र को देखा जाए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी बालिकाओं के साथ। जब प्रधानमंत्री जी ने सभी स्कूलों में, खासकर घरों में तो कहा ही, और स्कूलों के लिए भी उन्होंने फोकस किया कि भी शौचालय होना चाहिए, तब भी राजनीति लोगों ने कहा कि इस पे क्या मतलब। एक रिपोर्ट आई थी, हमारी सरकार में नहीं आई थी, इन्हीं की सरकार में वो रिपोर्ट आई थी, 82% लड़कियां स्कूल छोड़ देती थी शौचालय न होने के कारण। आज की डेट में अगर आप देखोगे वो स्थिति से मुक्ति पाई है बालिकाओं ने, उन्हें भी आज शिक्षा का जो हक है वो पूरा मिल रहा है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, स्वच्छ पानी वहां नहीं मिलता था, वो स्वच्छ पानी आज मिल रहा है। दूसरा, वहां लाइट तक नहीं थी, आज वहां लाइटें मिल रही है। दूसरा, हमारी सरकार में जो गेस्ट टीचरों और शिक्षा मित्र थे, आंगनबाड़ी थे, उनका जो मानदेय था एक बहुत ही नीचे स्तर तक हमने उसको बढ़ाया। उससे क्या होता है कि भाई उस टीचर का ही पढ़ाने में एक उसमें चेंजेस आते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी कह रहे थे कि भी स्कूलों में 2 या 3 टीचर है। मैं अभी पहाड़ से ही होके आया हूँ गरिमा जी, कराड़ एक जगह पड़ती है चगराता विधानसभा में, मैं आपको नाम बता रहा हूँ गांव का भी, कराड़ विधानसभा गांव पड़ता है, वहां पर 2 स्कूल थे, उनको कंबाइंड किया गया। और वहां की अगर आप फैकल्टी की बात करोगे तो वहां टोटल फैकल्टी इस समय 15 के लगभग है। तो ये आंकड़े पता नहीं कहां से लाते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, एक आंकड़ा सत्यवीर जी मेरे पास भी, और वो ये है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की जो संख्या हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था वो लगातार गिरती जा रही है। सवाल आप जो कह रहे हैं कि हमने टीचरों की नियुक्ति कर दी, मानदेय बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी एजुकेशन उन बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, ये सुनिश्चितता कौन करेगा, ये सुनिश्चित कौन करेगा आखिर कि प्रॉपर बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है? और अगर हो पा रही है तो बच्चे फिर प्राइवेट स्कूल का रुख क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक वर्ग ऐसा होता है जो प्राइवेट स्कूल का रुख नहीं कर पाता, वो वर्ग कैसे आगे बढ़ेगा? मैं इतना कहना चाहूंगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब उन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्कूल चले हम, और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लाया था। आपने देखा होगा उसके बाद किस प्रकार से, और 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए उन्होंने उसमें प्रावधान लाया था। हमने उस समय भी चिंता करी और इस समय भी, और जब हमारी किसी भी देश की अपनी शिक्षा नीति होनी चाहिए, हम उस शिक्षा नीति को ढो रहे थे जो हमें गुलामों ने दी।
उस शिक्षा नीति से मुक्ति पाई हमने। आज आप देखोगे कि जिस प्रकार से हमने उस पर काम किया है, आने वाले समय पे उस पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई सरकारी स्कूलों की तरफ लोग आना शुरू होंगे। और सरकारी स्कूल का मतलब यही नहीं होता कि स्टेट गवर्नमेंट के, सेंटर के भी आपने देखा होगा कि इससे पहले जब केबी के जो स्कूल होते थे वहां पर एक आरोप लगता था कि हमारे ऊपर, की खासकर सरकारों के ऊपर, चाहे किसी की भी सरकार हो, कि भी नेता का बच्चा तो केबी में एडमिशन करा देता है। आपने देखा होगा कि इस बार वो सब भी सभी के लिए एक ही प्लेटफॉर्म बना दिया है। काम हो रहे हैं और आने वाले समय में उसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। मैंने आपको स्वास्थ्य विभाग का भी बताया, और आने वाले समय में जितना भी हो सके शिक्षा के क्षेत्र में, पहाड़ों में खासकर अच्छा किया जाएगा। और जिस प्रकार की भी स्थितियां हैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और निरंतर हम उससे काम कर रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता से कटने वाले लोग नहीं है। उनसे भी हमें सूचनाएं मिलती है और शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताएं जो भी होगी वो पूर्ण करेंगे। और आने वाले समय में जो दर घटेगी, आपको देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड में जो एक एजुकेशन के लिए उत्तराखंड जाना जाता है वो उस लिए आगे बढ़ता जाएगा। और आने वाले समय में मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि सरकारी स्कूलों की जो अभी बात कर रहे थे कि उस टाइप का स्टूडेंट नहीं आता, मैं कहना चाहूंगा पूरी की पूरी आप ऊपर से अगर आप कैटेगराइज करोगे ब्यूरोक्रेट से लेके निचले स्तर तक जाओगे बाबू तक, तो सरकारी स्कूलों के सबसे ज्यादा बच्चे मिलेंगे। प्राइवेट स्कूल के बच्चे या तो प्राइवेट कंपनीज में होते हैं या बाहर होते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि सरकारी स्कूल का बच्चा किसी चीज में पीछे है। आज सरकारी स्कूल का बच्चा आज से नहीं, पहले से ही निरंतर देश की सेवा में फर्स्ट पोजीशन से लेकर लास्ट पोजीशन तक काम कर रहा है। और उत्तराखंड में जो बच्चा काम कर रहा है, हम उसकी बात थोड़ी ना कर रहे हैं। मैंने तो कहा ना कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, और हमने ये नहीं कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चे हर जगह पर पीछे रह जाते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे अब पीछे रह रहे हैं क्योंकि अब स्तर गिरता जा रहा है। आप खुद कह सकते हैं, देखिए अभी ये बिल्कुल, मैं किसी का समर्थन यहाँ पर या किसी की तारीफ करने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो शिक्षा का स्तर बढ़ाया है, मुझे लगता है उसकी तारीफ हर एक राजनीतिक पार्टी को करनी चाहिए। मैं उनकी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन शिक्षा का जो स्तर हुआ है दिल्ली के सरकारी स्कूलों की, आप एक तस्वीर उठाकर अपने उत्तराखंड के किसी भी सरकारी स्कूल से अगर आप कंपेयर करके दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगी कि आप ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ अगर आप देखना चाहोगे एक से एक स्कूल है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, एक विधायक का बच्चा बता दीजिए, इनके वार्ड मेंबर तक का बच्चा बता दीजिए सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होगा। ये सबको पता है कि आम आदमी पार्टी के बच्चे किसमें पढ़ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि निरंतर इनका ग्राफ अब नीचे नीचे गिरता जा रहा है। और उसी का कारण है कि आपने पंजाब में देखा होगा, ये भी चुनाव आया, जो इनकी अपनी खास सीट थी, वो मुख्यमंत्री की सीट थी, उसको भी हार गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको देखना ही है तो उत्तराखंड में भी शिक्षा उतनी मजबूती से खड़ी हो रही है जिस मजबूती से खड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि आप तो बेहतरीन काम कर रहे हैं। खैर, हम तो ये आने वाले वक्त में देखेंगे कि इन आंकड़ों में कितनी वृद्धि होती है। लगातार ये आंकड़ा गिरता चला जाता है जो शिक्षा के स्तर को लेकर गिर रहा है। थपलियाल साहब जी के पास चलते हैं। थपलियाल साहब, क्या ये भी समस्या है कि उत्तराखंड शिक्षक संगठनों की नेतागिरी की वजह से शैक्षिक कार्य जो हैं वो बाधित हो जाते हैं, और जिसके चलते ठीक लाभ उनका नहीं मिल पाता बच्चों को, टीचर्स को, और इसी के चलते शिक्षा का स्तर जो है वो कम होता जा रहा है? नहीं, जो शिक्षा में जो राजनीति होती थी पहले, जो उनका नेतृत्व होता था, वो तो बहुत लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लेकर बहुत सजग और बहुत शानदार होता था। अब तो खत्म हो चुका है। अब लोकतंत्र रहा है इस देश में। अभी जो नई शिक्षा नीति बन रही है, ये वर्तमान शिक्षा के उत्थान के लिए नहीं बन रही है। ये शिक्षा नीति वैसे ही बन रही है। मैं पहले भी बोल रहा, लोग उछल उछल के धामी की प्रशंसा कर रहे हैं। धामी की चिंता ये नहीं है कि एजुकेशन का लेवल यहाँ बढ़े, दिल्ली जैसा हो। उनका ये है कि जिस तरह 4 साल की फौज वहां खड़ी कर दी, वैसे ही एक एजेंडा, संघ का एजेंडा है, जिसके तहत मुगल इतिहास को रिमूव करते हुए जो ये तो बदलाव कर रहे हैं, ये तो हिंदुत्व को बेस बनाकर नई शिक्षा का वो एक जो प्रयोगशाला सेठी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक ठीक से। सेठी साहब की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, ठीक है, राजेंद्र जी के पास चलते जल्दी से, उसके बाद जाएंगे सेठी साहब के पास। हाँ राजेंद्र जी बताइए जल्दी से, आप कुछ कह रहे हैं। शुरुआत है हमारे उत्तराखंड में, वो नई शिक्षा नीति, भगवा शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। अच्छा, ये चिंता है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली ये महानगर है,
और महानगर में मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसलिए सरकारी स्कूलों में वहां खाली बहुत ज्यादा परिवर्तन थोड़ी किया, थोड़ा बेंच कुर्सी और पुताई सुताई करके एसी लगा दी या पंखे लगा दिए। हमारे पहाड़ के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। हमारा जो एक ट्रेंड है, सोच है, उस सोच को बदलना, जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन भगवान राम नहीं बदल सकते, क्या बदलेंगे? क्या बदलेगा धामी? यहाँ की शिक्षा के परिवर्तन, भगवान राम को इसलिए छोटा ना मानिए, ठीक है? और भगवान राम के कारण ही ठीक है, ठीक है। अब राम नाम को मत पकड़िए सत्यवीर जी, अब राम नाम को अभी फिलहाल मत पकड़िए, अभी शिक्षा पर बात कर लेते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है थपलियाल साहब, आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं रही है। थपलियाल साहब जी, थपलियाल साहब, ठीक है, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। भगवान राम पे हुई है ना इस देश के अंदर, स्वतंत्रता से लेकर उससे पहले तक, वो हमने सहन किया है। अच्छा, किसी और पे चर्चा करके देखिए, तब पता चल जाएगा। ठीक है, राजेंद्र जी के पास आएंगे, उससे पहले सेठी साहब को जोड़ लेते हैं। सेठी साहब, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आप? राम मंदिर, आपके कहने पे मालूम, हाँ सेठी साहब बताइए। मैं कह रहा हूँ थपलियाल जी राम मंदिर पे दोबारा डिबेट कर लेंगे कभी, आज पहले शिक्षा पे कर लें। वही हम कह रहे हैं ना कि देश जो है ना, देश में चर्चा जो होती है, जो मुद्दे होते हैं वो राम मंदिर हो जाता है, मंदिर मस्जिद हो जाता है। ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं, इन पर बात करिए, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन पर बात करिए सबसे पहले। कांग्रेस की गोदी में जाके ये भी खेले। गरिमा, अगर मैं इतना जानता हूं कि अगर कोई भी, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता दल हो, और अगर विपक्ष के कार्य को, और अगर सत्ता दल कोई आईना दिखाता है, उसको अगर सत्ता दल नहीं लेता, उसको ग्रहण नहीं करता, उस पर अमल नहीं करता, तो विपक्ष भी दुश्मन है। और अगर सत्ता दल उसको नहीं ग्रहण करता, उस पर अमल नहीं करता, तो सत्ता पक्ष भी दुश्मन है इस लोकतंत्र का। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि अगर कोई अच्छा कदम उठाया गया है, आज तक पूरे 13 मुख्यमंत्रियों में क्यों नित्यानंद स्वामी से लेकर और आज विजय बहुगुणा से लेकर, इनके अपने मुख्यमंत्रियों से लेकर, अभी तक किसी ने शिक्षा की ओर ऐसी घोषणा नहीं की। आज अगर पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है, तो मेरे को तो समझ नहीं आ रही इस बात के ऊपर कि हम विषय को मोड़ के क्यों ले जा रहे हैं। हम इस बात को शुरू करें, अपने सुझाव दें कि किस तरीके से चौबट्टा खाल में किस तरीके से शिक्षा को बढ़ाया जाए, रानी खेत में कैसे बढ़ाया जाए, बागेश्वर में, गरुड़ में कैसे बढ़ाया जाए, यमकेश्वर में कैसे बढ़ाया जाए। आप इतनी जगह हैं जहां पे आपके पास अथाह साधन हैं, आप उनको वहां पे शिक्षा प्रसारित कर सकते हैं। और माफ कीजिएगा, आप जो अभी तक भाजपा हो चाहे बाकी दल हो, अगर कांग्रेस को कोस रहे हैं इस बात पे कि कांग्रेस ने क्या दिया, तो हम सारे जितने हैं कांग्रेस कार्यकाल में ही हमने शिक्षा ग्रहण की है। और आज अगर आप इस पैनल में बैठे हैं 7 लोग, तो ये सभी के सभी कांग्रेस कार्यकाल में पड़े हुए हैं। तो हमें बिल्कुल भी एक तरफा ये मन बना के कभी नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया देश को, या आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं दिया देश को, या भारतीय जनता पार्टी ने दिया। किसी दल की अच्छाई को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है लोकतंत्र की नींव और मजबूत होगी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सेठी साहब। देखिए, हम लगातार यही कह रहे हैं ना कि शिक्षा का जो स्तर है वो एक दिन में नहीं गिरा। ना तो बीजेपी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हम ठहरा रहे हैं, और ना ही कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि ये धीरे धीरे कम हुआ है, जिस पर काम नहीं हुआ इसके चलते इसमें गिरावट देखी गई है। अब जो सत्ता में हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको उठाने के लिए नई नीतियां जो हैं वो लेकर आएं। राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, उसके बाद जाएंगे सत्यवीर जी के पास। राजेंद्र जी बताइए। मैं कुछ बातें ऐसी थी जो पहले मैं कह नहीं सका। हाँ बोलिए। मैं 5-6 साल पूर्वोत्तर भारत में रहा, आसाम, बंगाल। आसाम में जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, जो हाई स्कूल का बच्चा है, उसका एजुकेशन का जो लेवल है, उसका जो IQ है, वो हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा। और वहाँ जो ग्रेजुएट जो बच्चे थे, वो अलग दिखाई देते थे कि हाँ ये पढ़ा लिखा। वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही। उसका कारण ये था कि वहाँ निर्वाचित समिति होती है हर प्राइमरी स्कूल, जो मॉनिटरिंग करती। दूसरा, वहाँ के जो टीचर्स हैं, उन्हें सिवाय शिक्षा के और कोई काम नहीं। हमारे यहाँ हो क्या गया उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में कि उसे टीचर को वोट भी बनानी है, उसे इलेक्शन में भी जाना है, उसे और जनगणना भी टीचर को ही करनी है। दूसरी चीज जो दिल्ली के विषय में आप कह रही थी, दिल्ली सरकार ने शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है।
मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है उन्होंने शिक्षा के बजट को बढ़ाया। जब वहां बैठने की जगह अच्छी होगी, वहां पंखा होगा, एसी होगी, और टीचर्स को प्रेशराइज किया जाएगा कि आप एक अच्छी शिक्षा दें, तो वहां रिजल्ट आएगा। हमारा उत्तराखंड का दुर्भाग्य ये है कि पिछले 5-6 सालों में लगातार शिक्षा, दूसरे वीर भाई को कहना चाह रहा हूं कि जैसे सेठी जी कह रहे थे, हम और आप पढ़ चुके, हम अब दोबारा प्राइमरी स्कूल में नहीं जाने वाले। हमारी जो चिंता है, के न्यूज की जो चिंता है, हम सबकी जो जिम्मेदारी है, वो आने वाले भविष्य के लिए। आप कितनी भी अच्छी नीति बना दें, अगर उसे अच्छी नियत से आप लागू नहीं करेंगे, उसके लिए पूरी तन्मयता से, पूरे जुनून के साथ आप काम नहीं करेंगे, उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छी नीति बनाइए, अच्छी नीति से बच्चों का विकास होगा, देश का विकास होगा। मैं आपकी नीति को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो आप नीति लाए हैं, आप उसे अच्छी नियत से लागू करें। ठीक है। सत्यवीर जी के पास चलते। सत्यवीर जी, अभी देखा यहाँ पर लगातार यही कहा जा रहा है कि देखिए आपने नीति बना दी उसको लेकर, लेकिन इम्प्लीमेंट हो रही है। वही बात है ना कि योजना तो बन गई, अनाउंसमेंट भी हो गया, घोषणा हो गई, लेकिन इम्प्लीमेंट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ये सुनिश्चित करिए ना। और बजट अगर कम होगा शिक्षा का, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, बहुत फर्क पड़ता है सिनेरियो का। तो ये सारी चीजें आखिर क्यों नहीं बेहतर की जा रही हैं? मैं गरिमा जी ये कहना चाहूंगा कि हमने निरंतर चिंता करी है और हमारे समय में कभी भी इस तरह की शिक्षा नहीं हुई है। सेठी जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस तरफ। हाँ। एक बार यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें किस प्रकार से भगत सिंह को क्या बोला जाता है, तो हमारी शिक्षा नीति वो नहीं है। ना हमारी शिक्षा नीति वो है कि जो यहाँ पर आए और यहाँ पर किस प्रकार के उन्होंने आक्रमण किए और किस प्रकार से उनको महान बताया गया। हमारी शिक्षा नीति आधुनिक भी है और धार्मिक भी है और यहाँ के जुड़े सांस्कृतिक उससे भी है। हमारी ये शिक्षा नीति नहीं है किसको महान बताना है, किसको महान नहीं बताना। किस प्रकार से इस जो आने वाली पीढ़ी है वो भारत के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकती है, उस प्रकार की शिक्षा नीति को आगे बढ़ाना है। चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे आप। दूसरा मैं एक चीज और आकर्षित करना चाहूंगा, पहले शिक्षा में क्या होता था कि प्राइवेट स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है और गवर्नमेंट स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है। नई शिक्षा की नीति के अंदर एक ही सिलेबस है। अब जो वो फील होता था कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा ये होता है, गवर्नमेंट स्कूल का, जब सब्जेक्ट एक ही लेवल का होगा तो हाउ टू कैसे कहोगे कि भाई वो उनके बीच में कोई गैप है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, हाँ। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, मेरी हायर एजुकेशन सरकारी स्कूल से, आफ्टर दैट मेरी हायर एजुकेशन सरकारी स्कूल से। तो सरकारी स्कूलों को इतना कमजोर मत समझिए कि इस डिबेट में यही सार निकल के आ रहा है सबके कि सरकारी स्कूल बहुत कमजोर है। मैं आपके सामने हूं, मैं शिक्षा से इसके पहले भी आप ये कह रहे थे कि सरकारी स्कूल के बच्चों को हम पीछे ना समझे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हम यहाँ पर इसको लेकर बात कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर क्यों कम हो रहा है, हमने इसको लेकर बात की। मैंने कभी सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं की, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन मेरे माता पिता ने सरकारी स्कूल से ही शिक्षा ग्रहण की है, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है। तो इसलिए मैं उस स्कूल पर सवाल नहीं, बल्कि उस स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा के स्तर पर सवाल खड़े कर रही हूं। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए सत्यवीर जी। और देखिए, और मैं, हाँ बताइए। और मैं इतना कहना चाहूंगा, हाँ। कि मैं एक सरकारी स्कूल का बालक हूं और मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है जो कि यूपी की सबसे मानी हुई यूनिवर्सिटी थी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे साथ के जितने भी पढ़े हुए बच्चे हैं, वो भी मेरे साथी बच्चे नहीं कहूंगा, वो भी सब अच्छी जगह है। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप तो पहली बात ये कह रहे हैं कि हम सरकारी स्कूलों पर सवाल, मैं बार बार कह रही हूँ कि हम सरकारी स्कूलों पर सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल खराब है? सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा का स्तर खराब हो रहा है, हम ये बात करें। प्लीज आप पहले तुम मुद्दे को समझिए, ठीक है? सेठी साहब के पास चलते हैं। सेठी साहब, अभी उसी चीज को एड्रेस किया है, उस पर हम फोकस कर रहे हैं, निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है। सेठी साहब, उत्तराखंड के जो बोर्डिंग स्कूल है, इन्होंने व्यापार बना दिया है और जिसकी वजह से जो आम आदमी है, इनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। क्या ये भी सच है? क्या ये भी एक वजह है उत्तराखंड के गिरते शिक्षा स्तर की? बहुत गरिमा, वाकई आपने गरिमा बहुत ही ज्वलंत प्रश्न किया। और हाँ। ये ऐसा मुद्दा है इस समय कि इसको एक बहुतायत संख्या में, जो मतलब 70% जो बच्चा है, 70% बच्चा इस बात को लेकर कुंठित है कि उसके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक अच्छे
पब्लिक स्कूल में पढ़ सकें, क्योंकि पब्लिक स्कूलों के जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं यहाँ के अखबारों में, वो आते हैं कि क्लासेस एसी हैं, बेंच कुशन लगे हैं और पानी आरओ का है। इस तरीके का प्रलोभन देके बच्चों को भर्ती कराया जाता है। तो आप ये सोचिए कि आप बच्चे को स्कूल में भर्ती कर रहे हैं या आप उसको कहीं पे 5 स्टार होटल में लेके जा रहे हैं। और इसकी वजह से जो आम जन है, आम बच्चा है, वो अपने को इतना दबा और इतना असहाय महसूस करता है मनोवैज्ञानिक तौर पर कि वो प्रॉपर शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर पाता। इसलिए एक समान शिक्षा नीति की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि प्रदेश में एक समान शिक्षा नीति लागू हो और जो पब्लिक स्कूल ये पोषित हो रहे हैं, इनको कुकरमुत्तों की तरह बढ़ रहे हैं, उन पे लगाम लगे। ठीक है, अभी समान शिक्षा नीति की आपने बात की। देखिए, सबसे अहम, मैं सभी पैनलिस्ट से बहुत कम शब्दों में इसका जवाब चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ, क्या आप सभी पैनलिस्ट समान शिक्षा नीति के समर्थक हैं? क्या आप सहमत हैं उससे? सबसे पहले सत्यवीर जी, उसके बाद राजेंद्र जी। उस पे ही आधारित है और सभी को समान शिक्षा दी जाएगी। सभी को, किसी के बीच में ये पीड़ा का, जो सेठी जी ने बताया है कि भाई पब्लिक स्कूल में ये है, प्राइवेट स्कूल में ये है, गवर्नमेंट, सभी के लिए समान शिक्षा होगी, सभी के लिए समान अधिकार होंगे, सभी समान दिशा में आगे बढ़ेंगे और सभी का सर्वांगीण विकास होगा। जो चिंताएं हैं और जो समय समय पर आवाज उठती रही है, वो आने वाले समय में बिल्कुल गौण हो जाएगी। ठीक है सत्यवीर जी। राजेंद्र जी, सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। का विकास होना चाहिए, उस हिसाब से विकास होगा। हाँ, कांग्रेस हमेशा से समान शिक्षा के अधिकार की वकालत करती रही है। हाँ, और इसीलिए कांग्रेस जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया, जिसमें जितने भी कॉन्वेंट स्कूल थे वो 25% बच्चों को एडमिशन देने के लिए बाध्य थे, जिसका वहन सरकार उठाएगी। मैं समान शिक्षा के अधिकार के लिए, जैसे सेठी साहब ने कहा, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। ये कांग्रेस की और देश की जरूरत है। कांग्रेस ने तो इसे बहुत पहले से इसका समर्थन करती रही है। और ठीक है, थपलाल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यूकेजी भी उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे रहे हैं उनको लगातार उठाती रही है। आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे कि शिक्षा का स्तर जो है वो पे ये कहना चाहूंगा कि स्टेट सब्जेक्ट है, साउथ इंडिया में या अन्य स्टेट में ये लागू नहीं कर सकते। वो तमिलनाडु के लोग तमिल को आगे लेके चलेंगे, मराठी लोग महाराष्ट्र भाषा को आगे लेके चलेंगे। ये जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां लागू कर पाएंगे, लेकिन अन्य स्टेट सब्जेक्ट है शिक्षा, और ये हम ऐसे ही करेंगे साहब, समान अधिकार वगैरह ठीक है, लेकिन शिक्षा चलेगी राज्य सरकारों के मुताबिक। साउथ इंडिया नहीं, गरिमा जी, और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी एक बात उठी कि यहाँ पंचिंग मशीन, प्रत्येक स्कूल में पंचिंग मशीन है और इलेक्ट्रॉनिकली सबकी हाजिरी हो रही है, और ये सबको अपडेट कर देना चाहता हूं मैं। हमारे यहाँ कोई वो विषय नहीं है। और ठीक है, नहीं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो आपने शुरू कर दिया, वो सब बातें हम आपकी मान रहे हैं। मैंने क्या कहा, स्कूल में बच्चे भी आ जाएंगे, स्कूल में टीचर्स भी आ जाएंगे, लेकिन अगर वो टीचर्स उन बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चों का भला कैसे होगा? मैं हर दूसरे दिन इस तरह की खबरें पढ़ती हूँ जहां पर स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही होती है या उनसे बर्तन मंजवाए जा रहे होते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि बच्चे तो पहुंचे, टीचर्स भी पहुंचे, नहीं ली उन्होंने छुट्टी, आपने सब कानून नियम बिल्कुल कड़े कर दिए, लेकिन अगर बच्चों को पढ़ाएगा नहीं टीचर तो कैसे बढ़ेगा शिक्षा का स्तर? है ना, सवाल तो ये है। ठीक है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि देखिए, अब जो आप नई शिक्षा नीति की बात करें सत्यवीर जी, उस पर काम हो। आने वाले 5 साल आपके हाथों में है। उत्तराखंड का भविष्य आप चाहते हैं सवरे, तो उत्तराखंड के इन नौनिहालों का, इन बच्चों का भविष्य जरूर संवारिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारे चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कि आखिर सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर क्यों गिरता जा रहा है, क्यों आम लोगों को जो इतने सक्षम नहीं है, जो प्राइवेट स्कूलों में फीस भर पाने के सक्षम नहीं है, उन्हें प्राइवेट स्कूलों का रुख करना पड़ रहा है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप देखते रहे के न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।